Okay, so today's topic is the case history taking form and are used mostly in a clinical setting. This form is customized according to my clinic and according to the need of the child. If you go on internet, you will find a number of case history taking forms, and those are very lengthy. It's not always possible to use those forms when you are about to do an assessment of the child. उतना लंबा फॉर्म भरने में ही काफ़ी समय निकल जाएगा और शायद असेसमेंट के लिए फिर आप उतना समय नहीं दे पाएंगे, तो वो छोटा फॉर्म भी यूज़ कर लेते हैं. यू कैन डिलीट सम आइटम्स फ्रॉम द प्रेजेंट फॉर्म. Initially there is some preliminary information that you have to take from the child or the parents. Usually जब बच्चा छोटा है तो definitely आप parents से ही लेंगे. It consists of the name, date of birth, age, address, mother's name, school, class, date of assessment, and who referred the child in the clinic, all such things which usually we do in all the forms. इसके अलावा इसमें mainly हम लोग लिखते हैं parents concern. कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट पेरेंट्स फाइंड इन द चाइल्ड, ये सारी चीज़ें पहले लिख लेनी होती हैं क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको पेरेंट्स से ही मिलेगी. कभी कभी आपका कुछ असेसमेंट का जो रिज़ल्ट है वो कुछ और दिखाएगा बाद में, बट स्टिल यू वुड बी नोइंग कि पेरेंट्स किस कंसर्न के साथ आए थे. तो ज़्यादातर छोटे बच्चों के साथ इस तरह के कंसर्न्स रहते हैं कि ये चलता नहीं है, बोलता नहीं है, या किसी को देखकर रिस्पॉन्स नहीं देता है, या चलते चलते गिर जाता है, या ये अचानक से अलग दिशा में देखना शुरू हो जाता है और बात नहीं करता है किसी से. कुछ भी इस तरह की चीज़ें, उन पेरेंट्स कंसर्न जो होता है वो टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं होता है. इट्स इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज कि ये क्या नहीं कर पा रहा है, तो आपको एज इट इज़ लिखना है. आपको अपनी टेक्निकल लैंग्वेज अभी यूज़ नहीं करनी होती है जब आप ये वाला सेक्शन लिखते हैं. सो when we move further, the next section that we see in the case history form is that of birth history taking. It includes the medical and the developmental section both. So there are number of things, and these are more towards clinical. You must be familiar with some terms but may not be familiar with others. So I'll take very quickly one after the other, and if you have any questions you can always ask me. So in this we first ask the parent if the child was a full-term child, or he was born before time, or he took extra time, that is 9 months or more, 9 months or less, or around 9 months. So 8.5 and 9 months is an average and an appropriate time for the childbirth. तो उसका प्रेगनेंसी पीरियड कितना रहा है ये बहुत मैटर करता है. अगर बहुत जल्दी प्री मैच्योर हो गया है बच्चा, यानी कि प्री टर्म हो गया है, तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो कुछ सारी चीज़ें आपकी यहीं से डिटर्मिन होने लग जाती हैं. अगर बच्चा बहुत वीक हुआ है और बहुत पहले हो गया है, इमेच्योर हो गया है, तो उसके साथ कुछ चीज़ें एसोसिएटेड हो सकती हैं. इस तरह की आशंका या इस तरह के इंडिकेटर्स हमें मिलने लगते हैं. फिर इसके बाद हम जानना चाहते हैं कि उसका बर्थ वेट कितना था, जन्म के समय उसका वज़न कितना था. तो जो एक एवरेज वज़न है वो 2 kg 500 ग्राम्स या उससे ज़्यादा हो तो ठीक है. इससे कम अगर है तो कंसर्न की बात होती है. तो बच्चा प्री मैच्योर अगर है तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि उसका वज़न कम होगा. एंड इफ़ ही इज़ बोर्न फुल टर्म देन ऑल्सो समटाइम्स द बेबी इज़ वेरी वीक, और उस वज़न कम होने की वजह से उसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस लेटर ऑन आ सकती हैं. उसी में बर्थ हिस्ट्री में ही हम जानना चाहते हैं कि जो डिलीवरी का टाइप था वो क्या था. स्पॉन्टेनियस डिलीवरी थी जिसे यूजुअली लोग नॉर्मल डिलीवरी बोलते हैं, या फिर सी सेक्शन था जिसे एक मेजर ऑपरेशन बोला जाता है, जो हम बोलते हैं कि सर्जरी से या ऑपरेशन से हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड सी सेक्शन और सिजेरियन सेक्शन. और एक होता है फोर्सेप, कि फोर्सेप की मदद से डिलीवरी कराई गई. तो कुछ अलग अलग तरह की डिलीवरीज़ हैं जिसके अंदर उस टाइम पे इंजरी होने के चांसेस हो सकते थे, या स्पॉन्टेनियस डिलीवरी हुई, नॉर्मल हुई, लेकिन बहुत प्रोलॉन्ग्ड लेबर था, लेबर पेन बहुत देर तक होता रहा, तो उससे भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं बच्चे में बाद में. तो इस तरह से ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि टाइप ऑफ डिलीवरी क्या थी. 9 मंथ्स पे था बच्चा, नॉर्मल था, 2.5 kg से ज़्यादा था, और उसका जो डिलीवरी टाइप है वो स्पॉन्टेनियस था या सी सेक्शन था, तो काफ़ी सारी चीज़ें नॉर्मल नज़र आने लगती हैं.
आगे फिर हम जानना चाहते हैं कि जब बच्चे का जन्म हुआ था तो वो तुरंत रोया था कि नहीं। दैट मीन्स द बर्थ क्राई वॉज इमीडिएट और डिलेड, या फिर बिल्कुल ही एब्सेंट था ही नहीं, उसको रोया ही नहीं, बिल्कुल काफ़ी समय बाद जाके रोना शुरू हुआ। या कई बार तो इस तरह के कंप्लेंट्स भी करते हैं कि पेरेंट्स की 1-2 साल का हो गया था तब इसने रोना शुरू किया। तो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तो फर्स्ट क्राई जो होता है, बर्थ क्राई, उसका मतलब क्या है पहले ये समझना ज़रूरी है। ये रोना कोई ऐसा रोना नहीं है कि उसे कोई तकलीफ़ हो रही है। डेफिनेटली कुछ तकलीफ़ होती है जब दुनिया में आता है बच्चा, लेकिन ये जो आवाज़ निकलती है रोने की, दैट इंडिकेट्स कि बच्चे ने इस दुनिया में आके पहली बार सांस लिया है। और वो जो सांस लेता है वो ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करती है और इस वजह से ब्रेन में ब्लड जाता है, जिसके साथ साथ ऑक्सीजन जाती है और ब्रेन तेज़ी से फंक्शन करना शुरू करता है इस दुनिया में आने के बाद। अपने एक जो सिक्योर्ड एनवायरनमेंट था मदर के वूम में, वहाँ से बाहर निकलकर वो खुद से अब चीज़ों को एडजस्ट करने की तरफ चल पड़ता है। तो बर्थ क्राई अगर मिसिंग होगा तो क्या होगा, यानी कि वो पहली सांस इंडिपेंडेंटली तुरंत नहीं लेता है। और अगर ये नहीं होगा तो ऑक्सीजन ब्रेन में कैसे जाएगी, ब्लड के साथ ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी और ये कुछ सेकंड्स में ही कुछ डैमेजेस कर देता है ब्रेन में। अगर बच्चा तुरंत नहीं रोया है तो वो ब्रेन में कुछ डैमेजेस हो जाएंगे कुछ पार्ट्स में, जिससे रिलेटेड बॉडी पार्ट्स में बाद में फ़र्क पड़ सकता है। ये मैं जब बाद में एक डिसेबिलिटी कंडीशन की बात बताऊंगी, सीपी सेरेब्रल पॉल्सी, उसके अंदर फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगी। तो जब बॉडी पार्ट्स पर असर पड़ेगा इसका, या किसी और तरह की मेडिकल कंडीशन हो सकती है, फिट्स आना, दौरे आना, एपिलेप्सी जिसे बोलते हैं या सीजर डिसऑर्डर जिसे बोलते हैं, ये इस वजह से हो सकता है। इसलिए आप जब भी देखें कोई भी डॉक्टर जब बच्चे के बारे में डिटेल जानने की कोशिश करता है तो वो ये ज़रूर पूछता है कि ये बच्चा जन्म के समय रोया था कि नहीं रोया था, या थोड़ा देर से रोया था या बिल्कुल ही नहीं रोया था। हैं बर्थ क्राई के बाद थोड़ा पता किया जाता है कि हेल्थ कंडीशंस क्या थी। तो इसमें मेजरली पूछते हैं कि जॉन्डिस किस तरीके का था। जॉन्डिस इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन अ न्यू बॉर्न बेबी टू एन एक्सटेंट एंड दैट इज़ वेरी मच नॉर्मल। जॉन्डिस एक एडजस्टमेंट है, जब वो दुनिया में आता है तो उसका लिवर फंक्शन करना शुरू करता है और थोड़ा पीलिया उसको होता है एडजस्टमेंट की वजह से, लेकिन ये डेंजर जोन में ना हो ये चीज़ को पता करना होता है। तो डेंजर जोन कैसे हम पता कर सकते हैं, या तो वो एग्जैक्ट फिगर्स बता पाएँ कि कितना था बिलिरुबिन, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो पाता। बहुत सारे लोग इतना इजी फील नहीं करते हैं चीज़ों को इस तरह से याद रख पाने के बारे में, और स्पेशली जब बच्चा बहुत लेटर एज में कंसल्ट करने के लिए वो लाते हैं तो उसमें ये सब याद रख पाना बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोग ये पूछते हैं कि पीलिया बताया गया था या नहीं बताया गया था। अगर वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ याद नहीं है, कि अच्छा किसी मशीन में रखा गया था जिसमें लाइट्स जल रही थी, एंड दैट इज़ फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी तब दी जाती है जब पीलिया ज़्यादा हो। हल्का सा ज़्यादा होता है तो उसमें डॉक्टर्स बोलते हैं कि बच्चे को थोड़ी देर धूप दिखा दो, धूप में लेटा दो, तो वो नॉर्मल हो जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि हम पता करने की कोशिश करते हैं कि सिवियरिटी क्या थी जॉन्डिस की। इसके अलावा हम पता करते हैं कि किसी तरह के सिजर्स तो नहीं आए थे, दौरे तो नहीं आए थे। फेब्राइल सिजर्स भी हो सकते हैं या लॉन्ग टर्म चलने वाले दौरे भी हो सकते हैं कि वो आज तक उसको वो दौरे आ ही रहे हैं। तो जन्म के समय बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस ऐसी होती हैं जिसकी वजह से ब्रेन की जो फंक्शनिंग है उस पर असर पड़ रहा होता है और बच्चे को दौरे आते हैं या सिजर्स आते हैं, तो हम उसे सिजर डिसऑर्डर या एपिलेप्सी की कैटेगरी तब दे पाते हैं, और इसकी वजह से उसके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा होता है। एक आप इस फॉर्म में देखेंगे कि लिखा है NICU एडमिशन। NICU होता है नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। न्यूनेटल मीन्स जो इमीडिएटली बॉर्न बेबीज़ होते हैं, अगर वो बहुत समय से पहले हो गए हैं या किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन उनकी नज़र आ रही है मेडिकल कंडीशन में, तो उनको एक अलग तरह के एनवायरनमेंट में रखा जाता है जहाँ इंक्यूबेटर्स होते हैं, वेंटिलेटर्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट्स होते हैं जिन्हें NICU में रखा जाता है। तो NICU में अगर बच्चे का एडमिशन हुआ है तो डेफिनेटली कोई कॉम्प्लिकेशन बर्थ टाइम पे रही होगी।
तो पूछा जाता है कि क्यों रखा गया था। अगर वो पेरेंट्स नहीं बता पाते हैं तो ये पूछा जाता है कितने दिन रखा गया था, किस तरह की मशीनें थी, लाइट्स जल रही थी ऐसी मशीन थी, या मुंह पे मास्क लगाया हुआ था ऑक्सीजन का और ऑक्सीजन दे रहे थे, कुछ किस तरह की सिचुएशन में रखा गया था। तो इससे हम लोगों को काफ़ी इम्प्रेशन मिल जाता है कि बचपन में क्या कॉम्प्लिकेशंस रही हो सकती हैं। तो अगर तो सांस लेने की प्रॉब्लम है, जिसे बोलते हैं बर्थ एस्फिक्सिया। बर्थ एस्फिक्सिया होता है जब बच्चा सांस ठीक से नहीं ले पाता है, और इसका सबसे पहला इंडिकेशन है कि वो या तो जन्म के समय नहीं रोता है या बहुत देर से रोता है, थपथपाने के बाद रोता है। तो ऐसी कंडीशन में बर्थ एस्फिक्सिया के चांसेस होते हैं और तभी भी NICU में एडमिट किया जाता है। तो एक तो ये चीज़ पूछी जाती है। साथ साथ पूछा जाता है कि उसने पहले दिन फीड लिया था मदर का। तो यहाँ पर ये मैटर नहीं करता है कि फीड मदर का ही लिया है या फॉर्मूला मिल्क यानी पाउडर मिल्क जो देते हैं सबसे पहले बच्चे को, अगर मदर्स मिल्क नहीं होता है तो फॉर्मूला मिल्क भी ठीक है, लेकिन वो अंदर ले पाया था कि नहीं, और अगर मदर्स मिल्क था तो वो सक कर पाया था कि नहीं, ये जानना भी इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे में कितनी ताकत थी। जैसे एक नॉर्मल टिपिकल जो बच्चा पैदा होता है, हर तरीके से नॉर्मल जो होता है वो आराम से सक कर लेता है थोड़ी सी कोशिश के बाद, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो खुद से सक नहीं कर पा रहे होते हैं। तो इससे भी एक आइडिया मिलता है कि बच्चे में कोई वीकनेस थी। फिर इसके बाद एक चीज़ और पता की जाती है कि जब बच्चे का जन्म हुआ था उस वक्त मदर की एज कितनी थी और फादर की एज कितनी थी। कोई भी डिसेबिलिटी जो बच्चे में आती है उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है मदर की एज और फादर की एज, क्योंकि समय के साथ उनकी बॉडी में जो चेंजेस आए होते हैं वो प्रेगनेंसी के लिए या चाइल्ड बेयरिंग के लिए या चाइल्ड बर्थ के लिए कितना सूटेबल है ये देखना होता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई लेटर एज में किसी को बच्चा हो रहा हो तो उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन आएंगे ही आएंगे, लेकिन देयर आर चांसेस कि ऐसा हो सकता है। प्री मैच्योर जब बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं है तब भी, जैसे बहुत छोटे बच्चों की जब शादियां कर दी जाती थी और 14-15 साल में ही उनके बच्चे हो जाया करते थे, तो उसमें भी डिसेबिलिटी आने के चांसेस हो जाते थे उस बच्चे में। और इसी तरह से 35 एंड बियॉन्ड जब बच्चे होते हैं तो उनमें भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मदर और फादर की एज जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, स्पर्म्स का ओल्ड होना या मदर में एग्स का ओल्ड हो जाना, ये चीज़ें डिटर्मिन करती हैं कि बच्चे के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन होगी कि नहीं होगी। साथ ही साथ ये भी पूछा जाता है कि इनके फैमिली में, चाहे वो मदर की साइड की फैमिली है चाहे वो फादर की साइड की फैमिली है, उनमें किसी तरह की कोई डिजीज़ेस या डिसेबिलिटी, स्पेशली जो बच्चे में हम कॉम्प्लिकेशन देख रहे होते हैं, उसी तरह का कोई प्रॉब्लम कहीं पीछे खानदान में तो नहीं है, मदर की साइड या फादर की साइड। कोई ज़रूरी नहीं कि मदर या फादर में ही हो सकता है 1-2 जनरेशन्स पहले हो। तो अगर ये चीज़ पता लगती है तो वो हेरिडिटरी फैक्टर यहाँ से हम डिटर्मिन करते हैं कि क्या ये चीज़ हेरिडिटी के थ्रू आ गई होगी बच्चे में, तो इससे कंक्लूजन्स पर पहुँचना बहुत आसान हो जाता है। तो इसी में बर्थ टाइम हिस्ट्री में ही एक चीज़ और पता की जाती है, कंसैंग्विनिटी। कंसैंग्विनिटी होता है कि कंसैगनस मैरिज तो नहीं है मदर और फादर के बीच, यानी कि एक ही ब्लड रिलेशन में। दे शुड बी फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज एंड देयर शुड नॉट बी एनी ब्लड रिलेशन बिटवीन द टू। तो कुछ कल्चर हैं, कुछ जगह हैं जहाँ पर कि ब्लड रिलेशन में शादियाँ कर दी जाती हैं और वहाँ पर बच्चे में डिसेबिलिटी रेट का होना ज़्यादा भी देखा जाता है। तो ब्लड इनकम्पैटिबिलिटी के वजह से या ब्लड रिलेशन में शादियाँ हो जाने की वजह से, जिसे हम कंसैगनस मैरिज कहते हैं, उसकी वजह से भी आगे बच्चे में कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं। तो ये पता करना भी ज़रूरी होता है। बर्थ टाइम हिस्ट्री में ही कुछ और चीज़ें भी पूछी जाती हैं जो कि प्रेगनेंसी के टाइम की होती हैं। बर्थ के समय जो बच्चे के साथ हुआ उससे पहले भी बहुत सारे चांसेस होते हैं जब मदर प्रेग्नेंट होती हैं कि कोई चीज़ें मिस हो गई हों या किसी तरह का कोई एक्सीडेंटल सीन हो या कोई बीमारी हो गई हो या कोई एक्स्ट्रा मेडिकेशन लेना पड़ा हो, उनका भी असर बच्चे पे किस तरह पड़ सकता है, ये आइडियाज़ यहाँ से मिलते हैं। तो वी यूजुअली आस्क कि जन्म के समय डॉक्टर पे जो है वो रेगुलर विजिट हुआ था कि नहीं हुआ था,
या जो डिलीवरी है वो घर में ही हो गई थी या हॉस्पिटल लेके गए थे, टाइमली लेके गए थे कि नहीं गए थे, है ना। और जब डॉक्टर के पास विजिट्स हो रहे थे तो जो आयरन फॉलिक एसिड सजेस्टेड होता है या कैल्शियम, जो भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं रेगुलर बेसिस पे दवाइयाँ, वो रेगुलरली चली थी या नहीं चली थी। अगर बिल्कुल नहीं चली थी तो भी बताना ज़रूरी है, अगर थोड़ा बीच में लेके छोड़ दी थी तो भी बताना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें पता की जाती हैं। साथ ही ये भी पूछा जाता है कोई एक्स्ट्रा दवाई की ज़रूरत तो नहीं पड़ी, जैसे थायराइड की या ब्लड प्रेशर की या डायबिटीज़ हो या एक्सीडेंट हुआ हो या कोई ऐसी चीज़ जिसमें अलग से दवाइयाँ ले लेनी पड़ गई हों। तो ये सब चीज़ें भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नॉट ऑल द मेडिसिन आर सेफ़र इन द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। अगर मेडिसिन लेनी भी पड़ती हैं किसी मजबूरी में तो वो डॉक्टर को ये बताते हुए ली जाती हैं कि ये वुमेन है ये प्रेग्नेंट है और इसके हिसाब से आप माइल्डर साइड पे डोज दीजिए। तो ये सब बहुत ज़रूरी होता है पता करना। बर्थ टाइम हिस्ट्री के अलावा फर्स्ट डे की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हमने बर्थ टाइम हिस्ट्री में पता कर ली होती हैं, लेकिन 3 सेक्शंस और बहुत ज़रूरी हैं कि फ़र्स्ट डे क्या क्या हुआ था, फर्स्ट मंथ में कुछ मेजर या सिग्निफिकेंट हुआ था जो कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी और तरीके से बहुत सिग्निफिकेंट है, जैसे बच्चे का कोई एक्सीडेंट हो जाना या उसको एपिलेप्सी हो जाना, कोई भी ऐसी चीज़ें, या मेनिंजाइटिस होना जिसे दिमागी बुखार बोलते हैं लोग, के बुखार दिमाग में चढ़ गया था और उसे दौरे आने लग गए थे, इस तरह की चीज़ें। और साथ में फर्स्ट ईयर जो पहला साल है, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। डे 1 पे क्या क्या हुआ ये बर्थ टाइम हिस्ट्री में काफ़ी हद तक चीज़ें हमें पता लग जाती हैं। फर्स्ट मंथ में जैसे कि जन्म के समय सब कुछ ठीक था, लेकिन घर लेके गए और 1 महीने के अंदर दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, या कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हुए, या बच्चा दूध बहुत ज़्यादा निकालने लगा या बहुत ज़्यादा रोता था। तो ये वाली सब चीज़ें फर्स्ट मंथ में आ जाती हैं। फर्स्ट ईयर में बाकी मेडिकल कंडीशंस तो हैं ही, साथ साथ में जो माइलस्टोन्स हैं यहाँ से काउंट होते हैं कि उसने जिस समय पर जो माइलस्टोन होना चाहिए उसको अचीव वो किया कि नहीं किया। फॉर एग्जांपल द कंटेंट इन कॉग्निटिव डोमेन, सोशल, इमोशनल, स्पीच एंड लैंग्वेज। तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, और ये सब यहाँ पर जब आप केस हिस्ट्री फॉर्म भरते हैं इसके अंदर ये सब नोट करना ज़रूरी हो जाता है, डिलेज देखने के लिए कि कहीं डिलेज तो नहीं है। इसके बाद जो पता किया जाता है, एक तो प्रेजेंट टाइम में कि बच्चे का एपिटाइट क्या है, वो ठीक से एडिक्वेट खाना खा रहा है या नहीं खा रहा है। एडिक्वेट मीन्स एक तो हर तरह की चीज़ खा पाना और सही तरीके से खा पाना। जैसे कुछ बच्चे हैं वो सिर्फ लिक्विड्स खा रहे होते हैं काफ़ी समय तक, या पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि जितने ज़्यादा समय तक दूध ही पिला दिया जाए काफ़ी है, लेकिन 6 महीने के बाद अनाज खाना बहुत ज़रूरी होता है। एंड इट्स नॉट ऑलवेज सफिशेंट टू गिव ओनली मिल्क, इवन इफ़ यू गिव 2-3 kgs ऑफ मिल्क एवरी डे, दैट इज़ नॉट सफिशेंट बिकॉज द न्यूट्रिशन देन डिलेज। उनको वो सारी चीज़ें दूध में से नहीं मिल पाती हैं जो अब फल, सब्जी, इन सब में से मिलेगा। 6 महीने तक मिल्क इज़ सफिशेंट, बट आफ्टर दैट यू नीड टू इंक्लूड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स एंड अदर थिंग्स। तो ये देखते हुए उस एज के हिसाब से, जिस एज में बच्चा आपके पास लाया जाता है, आप पता करते हैं कि उसकी जो डाइट है वो एडिक्वेट है कि नहीं है, वो उसको भूख लगती है या सिर्फ जंक फूड के लिए भूख लगती है लेकिन घर के खाने के लिए नहीं लगती। तो उसमें आप कुछ सजेशंस भी देते हैं बाद में कि आप खाने को किस तरह से इंटरेस्टिंग बनाएं, क्योंकि बॉडी में सब कुछ जाना ज़रूरी है इस वक्त, एंड दैट इंक्लूड्स वाटर इनटेक। बहुत बार ऐसा होता है कि खा सब रहा है बच्चा लेकिन पानी बहुत कम पीता है, एंड अ बैलेंस्ड डाइट रिक्वायर्स वाटर ऑल्सो, उसके अंदर वो इंक्लूडेड होता है। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस, एंड वाटर तो सबसे पहली नेसेसिटी है फूड में भी। तो एपिटाइट का पता करते हैं, साथ साथ में हम पता करते हैं उसका हियरिंग कैसा है और विजन कैसा है, क्योंकि अगर बच्चे में डिलेज हैं और हम सारी चीज़ सिर्फ उसकी बर्थ हिस्ट्री से देखना चाह रहे हैं, वहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन आगे जाके पता लगता है कि वो ठीक से सुनता नहीं था या ठीक से देखता नहीं था, तो किसी तरह की डिसेबिलिटी हो सकती है। और बहुत सारे इश्यूज़ और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जब हम किसी वो डिसेबिलिटी कंडीशंस की बात करेंगे तो मैं उसमें आपको थोड़ा सा इसके डिटेल्स बताऊँगी। तो हियरिंग और विजन इंटैक्ट है कि नहीं ये देखना होता है। इंटैक्ट मीन्स बिल्कुल सही,
बच्चा ठीक से हर दिशा में देख पा रहा है, ट्रैकिंग करता है, दूर पास का सही से देख पा रहा है और उसको सुनाई सब देता है, दूर की आवाज़, पास की आवाज़, हल्की आवाज़, तेज़ आवाज़, सब कुछ उसको सुनाई देती है। नाम पुकारने पर मुड़कर भी देखता है या साउंड के सोर्स की तरफ घूमता है। ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। अगर पेरेंट्स बता नहीं पा रहे और आपको थोड़ा सा डाउट है तो ऐसे टाइम पे हम एक स्क्रीनिंग भी करते हैं साउंड्स की और विजन की। कभी अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल आपको बताऊंगी कि हियरिंग की स्क्रीनिंग और विजन की स्क्रीनिंग कैसे की जाती है और उसका ध्यान कैसे रखा जाता है। तो मे बी वो कोई लाइव सेशन अगर मैं कभी करके दिखा पाई तो मैं आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, इसके बाद बारी आती है ये पूछने की कि इससे पहले कहीं बच्चे को दिखाया गया है या जो व्यक्ति आपके पास आया उसके पहले कोई कंसल्टेशन कराई गई है। क्यों ऐसा हम पता करते हैं? क्योंकि ऑलरेडी कुछ टेस्ट हो चुके होते हैं और कभी कभी जो पिछले डॉक्टर्स ने चीज़ें बताई होती हैं वो ऑलरेडी चेक्ड होती हैं और आपको दोबारा उसमें नहीं जाना पड़ता है। कभी ऐसा भी पता लगता है कि जहाँ पहले दिखाया वहाँ पर ऑलरेडी रॉन्ग डायग्नोसिस हुआ है, तो वो भी आपको उनको सही करके बताना होता है कि ये वाली चीज़ नहीं है और आप इस चीज़ से फिक्र ना करें। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन जब आपकी असेसमेंट पूरी होगी तो प्रीवियस कंसल्टेशंस बहुत हेल्पफुल हैं। अगर ऑलरेडी कोई टेस्ट हुए हुए हैं और किसी और एक्सपर्ट ने कोई उन्हें पहले राय दी है तो उससे आपका काम कभी कभी आधा रह जाता है। और इसके बाद एक सेक्शन शुरू होता है जिसके अंदर कि हम डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स की बात करते हैं। स्टडी में, केस हिस्ट्री में पता करते हैं मोटर माइलस्टोन्स एंड स्पीच एंड लैंग्वेज के। बोला कब था और चला कब था। अगर बच्चा चलने की उम्र से छोटा है, मान लीजिए 9 मंथ्स पे आपके पास आया है, तो आप पूछ सकते हैं बैठा कब या अभी तक बैठना शुरू किया है कि नहीं किया। यूजुअली पेरेंटल कंसर्न्स भी ज़्यादातर यही होते हैं कि चल नहीं रहा है या बोल नहीं रहा है। फिर इसके पीछे आपके बाकी हिस्ट्री हेल्प करती है और आगे का असेसमेंट उसमें काउंट करता है। तो ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स आपको देखना बहुत ज़रूरी है। वी टॉक अबाउट द डिफरेंट डोमेन्स दैट सोशल इमोशनल वीसी के अंदर आता है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो किस लेवल पे अभी कर रहा है, तो एक एक एरिया में आप पूछते जाते हैं कि जो कि आपको फर्दर असेसमेंट में चेक करनी होगी। लेकिन एक डोमेन अगर अफेक्टेड है तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि बाकी सारे डोमेन्स भी थोड़ा थोड़ा पीछे होंगे, बिकॉज ऑल दीज डोमेन्स गो टुगेदर इन डेवलपमेंट। और अगर किसी तरह का डिले है तो वो सभी डोमेन्स को अफेक्ट कर रहा होगा। तो यूजुअली इट हैपन्स बट नॉट ऑलवेज। कभी कभी सिर्फ एक या दो डोमेन्स में प्रॉब्लम होती है और बाकी सब कुछ बहुत अच्छा होता है। जब हम एक डिसेबिलिटी की आगे बात करेंगे आगे चल के, तो आई विल एक्सप्लेन यू हाउ इट हैपन्स। Doing the domains, we now move forward to see what the level of play is of the child. लेवल ऑफ प्ले क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जो भी खेल होते हैं बच्चों में जो डेवलप होते हैं वो एज के अकॉर्डिंग डेवलप होते हैं। अ वेरी स्मॉल चाइल्ड कैन नॉट प्ले अ रूल बेस्ड गेम, है ना। तो ये सब की शुरुआत है। तो लेवल ऑफ प्ले जहाँ पर होगा उसकी मेंटल एज उतनी ही होगी। ये बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है। तो यूजुअली कभी कभी तो असेसमेंट जो है वो टूल पे करने के बजाय वो प्ले को देखते हुए, आई यूजुअली डू दैट कि मैं प्ले को देखते हुए असेसमेंट करती हूँ कि वो प्ले लेवल कौन सा है, उस हिसाब से उसकी मेंटल एज ये होगी तो उसका परफॉर्मेंस इस तरह होगा। एंड व्हेन यू क्रॉस चेक, जब आप असेस करते हैं कोई रीडिंग राइटिंग चीज़ करवाते हैं तो आपको ऑलमोस्ट वही लेवल मिल जाता है। तो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। और प्ले लेवल से करना इसलिए भी अच्छा रहता है क्योंकि द चाइल्ड इज़ वेरी ईजी एट दैट टाइम। इट्स नॉट लाइक आई एम बीइंग टेस्टेड, आई एम जस्ट प्लेइंग। और आप प्ले में सब कुछ नोट करते हैं। तो वेरी क्विकली आई विल टेल यू द डिफरेंट थिंग्स। सबसे पहले जो एक लेवल आता है वो सेल्फ प्ले का होता है। When the child is only lying down, बहुत छोटा होता है and he's playing with his fingers, hands, इस तरह से, वो सेल्फ प्ले है। उसके बाद जो एक स्टेज बढ़ती है दैट इज कॉज एंड इफेक्ट, दैट इफ आई डू दिस दिस विल हैपन। अगर मैं स्विच को दबाऊंगा तो वहाँ बल्ब जल जाएगा, या मैं इस टॉय को ऊपर से गिराऊंगा तो नीचे खट आवाज़ आएगी, है ना। तो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर कॉज एंड इफेक्ट प्ले। यूजुअली पेरेंट्स कहते हैं ये खेलता नहीं है, ये बस ऊपर से गिराता रहता है चीज़ें, बट दैट इज कॉज एंड इफेक्ट प्ले। उसके बाद आता है इंटरैक्टिव प्ले। अदर देन योर सेल्फ यू प्ले विद द अदर पर्सन। वो बड़ा कोई हो सकता है, वो साथ में कोई बच्चा हो सकता है, जिसमें गिव एंड टेक होता है, लिया दिया, है ना। यू आर अवेयर दैट देयर इज समबडी एल्स प्लेइंग विद मी। तो इंटरैक्टिव प्ले होता है इन विच गिव एंड टेक इज इन्वॉल्व्ड। देन देयर इज प्रिटेंड प्ले विच इज ऑल्सो कॉल्ड मेक बिलीव प्ले और इमेजिनेशन प्ले, imaginary play. In this, the
चाइल्ड इमेजिन्स थिंग्स, जैसे खिलौने खेलते हैं, गुड्डे गुड़िया का खेल खेलते हैं, उसके अंदर इमेजिनेशंस होता है, ऑब्जेक्ट्स वही हैं लेकिन हर बच्चा उन चीज़ों से अलग तरीके से खेलेगा. सो इमेजिनेशन इज इन्वॉल्व एंड दिस शोज द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन. एंड देन फाइनली द हाइस्ट लेवल इज रूल बेस्ड गेम. रूल बेस्ड कैसे हुए? कैरम, क्रिकेट, जिसमें रूल्स को फॉलो करना है, चेस एंड ऑल. इसमें जब तक आपका दिमाग का वो लेवल नहीं होगा आप नहीं खेल पाएंगे. सो दीज आर द प्ले लेवल्स एंड दिस डिटर्मिन द मेंटल एज ऑफ द child. And now there is one more thing which we need to see in the case history thing. The behaviors, उसके कुछ unusual behaviors हैं क्या? Say for example there are some normal things which every child does, है ना, रोने के वक्त रोना या tantrums दिखाना. कुछ ऐसे behaviors हैं जो बहुत unusual हो सकते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा कोई fear है, कोई बहुत ज़्यादा inclination है किसी एक ही टॉय के साथ, कई साल हो गए हैं और पूरा पूरा दिन वो उसको ही लेके घूम रहा है या उसी के साथ खेल रहा है. So behaviors, and there could be a behavior of being more violent, है ना, या a behavior of being always crying and not going in front of any stranger, बिल्कुल घर में घुसे रहना या छोटी सी चीज़ से बहुत ज़्यादा डरना, some kinds of fears or phobias, ये सब भी देखना बहुत ज़रूरी होता है. So we always ask the parents या जो भी client के साथ आते हैं कि कुछ इस तरह के unusual behaviors हैं क्या. Then the other thing is ADLs. ADLs are activities of daily living. In this, it's written in the short form. So you can note it down. It is also called DLS, Daily Living Skills. This is about grooming yourself and maintaining yourself in day-to-day life, such as toilet training, bathing, changing clothes, knowing that what is the right side and what is the wrong side, and difference between left, right, while wearing the shoes, and brushing teeth, all these. So we need to know if the child is dependent on somebody, partially dependent or completely independent, and all these things according to the age. एक 3 साल के बच्चे से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अपने आप से इंडिपेंडेंटली नहा लेता होगा. तो एज के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि वो ये कर सकता है कि नहीं कर सकता है. मोटर लिमिटेशंस भी होते हैं, अगर उसके हाथ अच्छे से काम नहीं करते हैं लेकिन उसका दिमाग अच्छे से काम कर रहा है, ही नोज हाउ टू डू. तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नोट करनी होती हैं. सो दिस इज़ अबाउट द केस हिस्ट्री टेकिंग फॉर्म. नाउ व्हाट आई वांट यू ऑल टू डू, you try this form on some child या उसके पेरेंट्स के साथ आप अप्लाई करिए जिसको आप जानते हैं. फ़ोन पर आप इन दिनों कर सकते हैं बात, या आपके घर में कोई ऐसे है तो आप इस चीज़ को फिल अप करिए अपनी तरफ से, एंड देन सी वेयर यू फाइंड डिफ़िकल्टी एंड कम अप विद द क्वेश्चंस.